पिछले वीडियो में हमने बात की मुगलिया हरम और उससे जुड़ी बातों की। वहाँ के डिसिप्लिन, हरम की सिक्योरिटी, जिम्मेदार लोग, वहाँ के रूल्स और हर मुगल बादशाह के साथ रहने वाली औरतों की तादाद की। मसलन बादशाह जहांगीर के हरम की बेड सर्विस में 300 से ज़्यादा औरतें हुआ करती थीं। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि मुगल बादशाह उस टाइम पे ऐसा कौन सी जड़ी बूटी खाते थे, ऐसा कौन सा खाना खाते थे कि उनमें इतना स्टेमिना होता था। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब देगा और बताएगा कि मुगल बादशाह ऐसा क्या खाते थे जिससे वो इतनी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते और सफलता भी प्राप्त करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन भी हम आपके लिए एन नाथ की किताब द प्राइवेट लाइफ ऑफ मुगल एम्परर्स इन इंडिया से लेके आए हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये किताब को खरीदें और पूरा पढ़ें। दोस्तों, इस किताब के माध्यम से इस बार हम बात करेंगे उन कामोत्तेजक या देसी मेडिसिन्स की जो मुगल्स अपनी स्ट्रेंथ और सेक्सुअल वाइटलिटी बढ़ाने के लिए यूज किया करते थे। मुगलों का मेडिकल सिस्टम भी यूनानी, पर्शियन और आयुर्वेदिक नॉलेज पर ही बेस्ड था। उस टाइम के रॉयल दरबार में स्पेशल हकीम होते थे जो मुगल बादशाहों के लिए स्पेशल टॉनिक्स, पेस्ट और हर्ब्स बनाते थे ताकि उनकी बॉडी की हीट, स्टेमिना और ओवरऑल वाइटलिटी बैलेंस में रहे। बट दोस्तों, सवाल ये आता है कि वो लोग एग्जैक्टली क्या यूज करते थे और वो लोग कैसे बनाते थे ये मेडिसिन। तो दोस्तों, इसके लिए वो कई चीज़ों का ध्यान रखते थे। पहला, मुगल्स और विरिलिटी का कनेक्शन। अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे बादशाह रेगुलर डाइट, व्यायाम और हर्बल मेडिसिन पर बहुत ध्यान देते थे ताकि उनकी कुव्वत यानी एनर्जी हमेशा हाई रहे। दूसरा, इसमें शाही हकीमों का बहुत बड़ा रोल होता था। इनके महलों में हमेशा कुछ टॉप लेवल के हकीम हुआ करते थे। ये लोग मुगल बादशाहों की एज, हेल्थ, लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर उनके लिए कस्टम मेडिसिन बनाया करते थे। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि मुगल हरम अपने आप में एक अलग टाइप की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां हजारों औरतें रहा करती थीं। और अगर मर्दों की बात करें तो केवल एक ही मर्द को इजाज़त थी हरम में आने जाने की, वो भी खुद मुगल बादशाह को। हरम में हिजड़े भी हुआ करते थे जो कि हरम और वहाँ रहने वाली औरतों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते थे। ऐसे में मुगल बादशाह ही अकेला इंसान हुआ करता था जो जिम्मेदार था उन सभी औरतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब चाहे ये ज़रूरतें कपड़े लत्तों की हों, गहनों की हों, खाने पीने की हों या उनकी जिस्मानी ज़रूरतें। और ऐसी सिचुएशंस में काम करने वाली दवाइयाँ या ड्रग्स के बारे में हमारे पुराने हिंदू ग्रंथ जैसे कामशास्त्र में काफ़ी डिटेल्स में बताया हुआ है। इन किताबों में कामोत्तेजक ड्रग्स के बनाने की रेसिपी तक काफ़ी डिटेल में बताई हुई है। मुगल बादशाह भी पुराने भारतीय शास्त्रों में लिखी हुई इस इन्फॉर्मेशन को अपनाया करते थे। शहनशाह, जिनको मुगल एम्पायर का सबसे विजनरी बादशाह कहा जाता है, उन्होंने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया और उस समय एंशिएंट इंडियन नॉलेज की जो पुरानी किताबों में थी उसको पढ़ा और अपनी लाइफ के हर एक पहलू में अप्लाई किया। अब चाहे वो हरम में बनने वाले खाने की हो, परफ्यूम्स की हो या उन हर्ब्स या मेडिसिन की जिन्हें लेकर नॉर्मल इंसान से कई गुना ताकत हासिल किया करते थे। दोस्तों, एन नाथ की इस किताब के बारे में बात करें तो इससे हमें उन ड्रग्स का पता चलता है जिन्हें मुगल बादशाह अलग अलग मौसम में, अलग अलग सिचुएशन में लिया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 कैटेगरीज की जिनके हिसाब से बादशाह के हकीम सारी मेडिसिन या ड्रग्स को उनके एप्लीकेशन और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिवाइड किया करते थे। इन 5 कैटेगरीज को डिटेल में जानने से पहले एक एक बार इनकी समरी पे नजर डालते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है प्राइमरी मेडिसिन। इस कैटेगरी में उन मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में बताया गया है जिनसे चेहरे की खूबसूरती का ध्यान रखा जाता था। उन दवाइयों का भी जिक्र था जिनसे सर के बालों को काला किया जाता था। चेहरे पे से ब्लैक हेड्स निकालने के भी नुस्खे बताए गए हैं। जिस्म से पब्लिक हेयर को निकालने के भी नुस्खे बताए गए हैं। औरतों की योनि से आने वाली दुर्गंध को कैसे ख़त्म किया जाए उसके भी नुस्खे बताए गए हैं। योनि को टाइट कैसे किया जाए, योनि को टाइट करने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और उनकी क्या रेसिपी हैं, ये भी बताया गया है। और यहाँ तक कि बादशाह के मेल ऑर्गन को इनलार्ज करने के लिए भी कौन सी दवाई दी जाती थी और वो कैसे बनाई जाती थी, ये भी एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, सेकंड कैटेगरी है कामोत्तेजक ड्रग्स या जिनको द्रवण भी कहा जाता था। इस कैटेगरी के अंदर उन ड्रग्स या मेडिसिन की रेसिपी के बारे में बताया गया है जो या तो बादशाह को या फिर उस लेडी को दिया जाता था या फिर उनके जिस्म पे लगाया जाता था ठीक सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले। थर्ड कैटेगरी में जिसको कहते हैं स्तंभना ड्रग्स। इस कैटेगरी में उन ड्रग्स या मेडिसिन की रेसिपी बताई गई है जो केवल मर्दों या बादशाह के लिए बनाई जाती थी और जिसके सेवन से मेल इजैकुलेशन बहुत लंबे टाइम तक डिले किया जाता था अत्यधिक शारीरिक संतुष्टि के लिए। दोस्तों, चौथी कैटेगरी है वजीकरण ड्रग्स की।
इसमें उन मेडिसिन की रेसिपी एक्सप्लेन की गई है जिसमें मर्दों में घोड़े के जैसी शारीरिक शक्ति आ जाती है। मेनली ये बादशाहों के लिए बनाई जाती थी, जिससे वो एक साथ 10, 20 या फिर 100 औरतों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सकें। दोस्तों, 5वीं और लास्ट कैटेगरी है, इसका नाम है ओपारिक्स तथा ड्रग्स। इसमें उन आर्टिफिशियल तरीकों की बात की गई है जिन्हें अपनाकर लेडीज अपने जिस्मानी जरूरतों को खुद से ही शांत कर सकती थी, जब शहंशाह या तो बुढ़ा हो गया हो या फिर उसमें अब शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता ना बची हो। तो दोस्तों, ये हुआ उन कैटेगरीज की समरी। अब इन 5 कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ थीं या रेसिपीज थीं जो इनके अंतर्गत बनाई जाती थीं उन एक्सपर्ट हकीमों के द्वारा। दोस्तों, मुगल बादशाह भी काम शास्त्र को मानते थे और उनका मानना था कि अगर शरीर और त्वचा तंदुरुस्त और साफ हो तभी व्यक्ति का रूप और आकर्षण उभर के आता है। दोस्तों, चेहरे और बाहर की स्किन को अच्छा दिखाने के लिए जो हर्ब्स और दवाइयों की रेसिपी मेंशन है उनमें से कुछ एक हैं, जैसे एग्जांपल तगार, जिसको वेलेरिना भी कहते हैं, कुट और कलिश एबिस वेबियाना, इनके पत्तों का इनका लेप बनाकर चेहरे पर लगाया जाता था। चेहरे को नरम और ग्लो देने के लिए जौ का रिफाइंड आटा, मुलेठी, सफेद सरसों और लोद, जिसको सिम्प्लोकॉस रेसिमोसा भी कहते हैं, उसका लेप बनाया जाता था। इसमें तीनों चीजें सेम क्वांटिटी में रखी जाती थी। चेहरे को फ्रेशनेस देने के लिए कचनार, महुआ, प्रज्ञानु, कमल, शाहदेवी, हरिचंदन, लाख, केसर और पठानी लोद का लेप बनाया जाता था। दोस्तों, इसके अलावा अलग अलग मौसम के हिसाब से भी अलग अलग लेप बनाए जाते थे। मसलन अगर सर्दी का मौसम है तो आलू बुखारे का बीज, बांस की जड़ की छाल, शबार लोद और पीली सरसों का लेप लगाया जाता था। बसंत का अगर मौसम है तो कटेरे की जड़, काले तिल, दारू हल्दी की छाल और वितुष जौ, कुश की जड़, सफेद चंदन, खस, शिरीष की छाल, सौंफ और संथिल चावल का लेप बनाया जाता था। गर्मी के लिए कुमुद, कमल, कलहर, डब, मुलेठी और सफेद चंदन का लेप। अगर बात करें बरसात की तो बरसात में अगर, तिल, खस, बालछड़, तगर और पद्मा कस्था का लेप बनाया जाता था और स्किन को सॉफ्ट और चमकदार बनाने में मदद करते थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुगल बादशाह और उनके हरम की औरतें कुछ स्पेशल लेप और ऑयल्स भी यूज करते थे जिससे चेहरे के दाग धब्बे हटाने और स्किन को सॉफ्ट और चमकदार बनाने में मदद मिलती थी। अब अगर बात करें बालों के काले करने की तो मुगल टाइम के लोग अपने सर के बाल काले बनाए रखने के लिए भी कुछ खास देसी प्रिपरेशन करते थे और कुछ ऑयल्स यूज करते थे। चलिए देखते हैं इनके कुछ मशहूर फार्मूले। दोस्तों, पहला नुस्खा जो इस किताब में दिया हुआ है वो है हिना, मेहंदी, कुटजा, पैंजिका, पर्वती चमेली और मशपर्णी। इन सबको मिलाकर बालों में नहाने से पहले मला करते थे। इससे बाल नेचुरली काले और हेल्दी हो जाते थे। दोस्तों, दूसरे नुस्खे में एक स्पेशल तेल का मिक्सचर बनाया जाता था जो कि बनाया जाता था आम की गुठली, कांटा स्टोन का पाउडर, काकदनी फ्रूट का पाउडर, लोहा और अंखोल का तेल। ये कॉन्कॉक्शन बालों को गहरा रंग और चमक देता था। इसी हिसाब से दोस्तों, तीसरा नुस्खा है गुंज के बीज, कुट, इला, देवदारू और भिंगराज के रस से तैयार किया हुआ तेल। इसको बालों की जड़ों में लगाने से बालों को मजबूती मिलती थी और सफेद बाल को वो लोग काला किया करते थे। अब बात करें अनवांटेड हेयर रिमूवल की तो दोस्तों, उस जमाने के लोग भी बॉडी के अनवांटेड हेयर जैसे पब्लिक हेयर या हाथ पैर के बाल हटाने के लिए भी कुछ स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया करते थे। अगर हम इनके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन देखेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है एक कॉन्कॉक्शन बनाना जो कि हरितल जो कि एक आर्सेनिक कंपाउंड है, उसका तालबीज, सिंदूर, घन्नाद, कांदलीसार, कड़वी तुरई के बीज, वाच, सुनईमुल, मंजिठा, वरुण और ग्रीकंड से इस मिक्सचर को पहले सुनोही के दूध से मिक्स करके गर्म किया जाता था और फिर कड़वी तुरई के रस से मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था। इस पेस्ट को बॉडी के अनवांटेड हेयर पर लगाया जाता था और उससे कुछ देर के बाद वहाँ के हेयर नेचुरली निकल जाया करते थे। कहानी को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुगल्स बॉडी की ओडोर या शारीरिक गंध के मामले में काफी सेंसिटिव हुआ करते थे। हरम का स्टाफ इस बात को लेकर काफी सेंसिटिव रहता था कि जो भी औरत मुगल बादशाह के साथ रात गुजारने वाली है उसमें से किसी भी तरह की कोई गंध या बदबू ना आए, खास तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट से। और बादशाह के पास जाने से पहले उस लेडी को नीम के पानी से नहलाया जाता था। नीम, जो कि एक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, वो प्राइवेट पार्ट्स की दुर्गंध को खत्म करने में हेल्पफुल होता था। इसके अलावा और भी कई नुस्खे अपनाए जाते थे जिनसे लेडीज की प्राइवेट पार्ट्स की दुर्गंध दूर करने में मदद मिलती थी। इनमें से कुछ को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे एक पहले नुस्खे में कुट, कमल जिसे हम लोटस भी कहते हैं, इसके साथ साथ इलायची को मिलाकर सरसों के तेल में पकाया जाता था। इस तेल को बॉडी पे लगाने से दुर्गंध तो जाती ही है, साथ में वो स्किन को सॉफ्टनेस भी देता है और स्किन भी स्मूथ हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही
दूसरा नुस्खा है चमेली के फूल, मुलेठी, आम के फूल, जामुन के फूल, कैंत, बजूरा और बेल को मिलाकर सरसों के तेल में पकाया जाता था। इससे एक रिफ्रेशिंग और फ्लोरल ऑयल बनता था। मुगल हरम में इसे स्प्रिंग फ्रेग्रेंस के रूप में भी पसंद किया जाता था। दोस्तों अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस दौर के कुछ ऐसे खास देसी नुस्खों की जो उस समय यूज होते थे, जो हरम की औरतों के वजाइना के कॉन्ट्रैक्शन यानी उनके सिकुड़ने या जो टाइट करने के लिए होते थे। और ये प्रोसेस उनके हिसाब से औरतों का शुद्धिकरण का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता था। बादशाह सलामत और हरम के स्टाफ की हमेशा यह कोशिश होती थी जो भी औरत बादशाह के बेड की एक्टिव सर्विस में इन्वॉल्व है वो बादशाह को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाए। उनके ज़माने में यह माना जाता था कि औरतों की योनि का फंक्शन इंसान के शरीर की सबसे डायनामिक और एक्टिव पार्ट है, इसलिए हर कोशिश की जाती थी कि उसका मैक्सिमम यूज मैक्सिमम प्लेजर के लिए किया जा सके। इस पर्पज के लिए कुछ स्पेशल हर्ब्स और पेस्ट, जिन्हें हम लेप भी कहते हैं, लगाए जाते थे। नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया होता था। अब आइए बात करते हैं उन देसी लेप और हर्बल पेस्ट की जो मुगल दौर में यूज होते थे। ये सारे लेप बनाकर लेडीज की योनि के अंदर लगाए जाते थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट या टाइट करने के मकसद से। एन्नाथ की बुक के हिसाब से इनके हकीम और वैद्य कुछ खास नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये पेस्ट बनाया करते थे और हर पेस्ट का अपना एक अलग मकसद होता था। सबसे पहले लेप बनाया जाता था तल मखाने के बीज को पानी में पीसकर। दूसरा लेप बनता था मनसिल, सफेद मिर्च, कहुआ कुट, कुंदरू के गोंद, सफेद जीरा, तल मखाने के बीज और कैंत के जड़ की छाल से, और ये सब चीजें शहद के साथ मिलाई जाती थी। तीसरा लेप पठानी लोद, कपास के पत्ते, हल्दी से बनता था जिसे शहद में मिलाकर लगाया जाता था। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेप था कमल के फूल और उसके नाल, जिसे हम स्टेम भी कहते हैं, उसको पानी या दूध में पीस कर बनाया गया लेप। ये फॉर्मूला सिंपल भी था और इफेक्टिव भी। इसके बारे में लिखा गया है कि ये ना सिर्फ बॉडी को क्लीन करता है बल्कि बुरी गंध को दूर भी करता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जैसे औरतों के लिए वजाइना कॉन्ट्रैक्शन के नुस्खे होते थे, वैसे ही मर्दों के लिए भी उनके ऑर्गन के इनलार्जमेंट या वर्धन के अलग फॉर्मूले लिखे गए थे। इन दवाइयों में एक खास इंग्रेडिएंट यूज होता था, एक इंसेक्ट जिसे जलचुक कहा गया है, उसके बाल या रेशे जिसे वूल भी कहते हैं। इस वूल को मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के साथ अच्छे से पीस कर लेप बनाया जाता था। सबसे कॉमन जो पेस्ट यूज होता था उसमें होता था अश्वगंधा की जड़, लोद की जड़, जलचुक का वूल, बड़ी कटेरी का फल और हटजोड़। इन सबको भैंस के घी के साथ मिक्स करके लगाया जाता था। कुछ और फॉर्मूले भी लिखे गए हैं जिनमें तिल और सरसों का पाउडर, सप्तरना, करेला, राल, बिटुमन और कटेरी के फल का रस, बिलावा, प्याज, शाल के बड़े फूल, रही और कमल के पत्ते, कटेरी का रस, गोबर और तेज पत्ता और भैंस के घी तक का यूज होता था। लेकिन किताब में लिखा गया है कि इन सब में से कुछ इंग्रेडिएंट थोड़े जहरीले भी थे, इसलिए मुगल हकीमियों ने बाद में सेफ और बैलेंस योगा को भी प्रेफर किया। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया गया है बिलावा के बीज, जिसे गुठली भी कहते हैं, को जलाकर उसका लेप बनाना। इससे एक सेफ और इफेक्टिव रिजल्ट मिलता था और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। मुगल दौर में सिर्फ कला और शिल्प ही नहीं बल्कि चिकित्सा और जीवन शक्ति के ज्ञान को भी बहुत महत्व दिया गया। उनमें कुवैती दवाइयाँ यानी कामोत्तेजक मेडिसिन भी कहा जाता था, जिनका उद्देश्य शारीरिक ऊर्जा और मनोबल बढ़ाना था। पुराने ग्रंथों में इन दवाइयों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली श्रेणी थी द्रवण, जिसमें अलग अलग जड़ी बूटियों और खाने पीने की चीजों से तैयार किए हुए नुस्खे शामिल थे, जो शरीर में ऊर्जा और इच्छा जगाने के लिए बनाए जाते थे। इन नुस्खों में आमतौर पर काली मिर्च, पीपल, इमली के बीज, कपूर, सुहागा और कुछ जगहों पराड़, जिसे मरकरी भी कहते हैं, ऐसे पदार्थ इस्तेमाल होते थे। पराड़ यानी मरकरी बहुत सावधानी से यूज किया जाता था क्योंकि यह जहरीला पदार्थ होता है। ये लेप लेडी की योनि में इंटरकोर्स से 2 घंटा पहले लगाया जाता था। इस तरह इमली के बीज का पाउडर और सिंदूर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके छोटी मधुमक्खी के शहद में मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता था। इस पेस्ट को सेफ क्वांटिटी में लेकर उन लेडीज की योनि में 2 घंटा पहले लगाया जाता था जो बादशाह के साथ सोने वाली होती थी। दोस्तों उन ग्रंथों के अनुसार ये नुस्खे शारीरिक प्रतिक्रिया को बढ़ाते और साथ ही साथ संबंधों को और मजबूत भी करते थे। ये सब मुगल चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा था, जहाँ तन, मन और रूह तीनों का संतुलन जरूरी माना जाता था। दोस्तों मेडिसिन की अगली कैटेगरी है स्तंभना मेडिसिन की। इस कैटेगरी में मेंशन हर्ब्स और दवाइयां मर्दों के द्वारा यूज की जाती थी मेल इजैकुलेशन को डिले करने के लिए, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत लंबे टाइम तक चले और बादशाह को लंबे टाइम तक एक्सट्रीम प्लेजर का एहसास हो सके। इस क्लास की मेडिसिन में कुछ एक प्रिस्क्रिप्शंस कॉमन है, जिसमें लाजवंती के बीजों को लेकर गाय के दूध और थुहर के एक्सट्रैक्ट में अच्छी तरह पीस कर पेस्ट बनाया जाता था। फिर उस पेस्ट को बादशाह के पैरों पे इंटरकोर्स से थोड़ा पहले अच्छी तरह से लगाया जाता था। ऐसा करने से मेल इजैकुलेशन की ड्यूरेशन काफी बढ़ जाया करती थी। ऐसे ही एक
एक दूसरे नुस्खे में हकीम लोग शीशम के पेड़ की छाल, पराग यानी मरकरी और कपूर को इक्वल क्वांटिटी में लेके शहद में मिलाकर एक लेप बनाते थे। उस लेप को बादशाह की नाभि पे लगाकर पूरी तरह से स्तंभन प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट टाइप की मेडिसिन या ड्रग को वजीकरण ड्रग्स भी कहते हैं दोस्तों। इस क्लास की मेडिसिन में, जैसा कि क्लास का नाम है, उसके अनुसार इनके सेवन से इंसान में घोड़े जैसी ताकत आ जाती थी। इस बुक के हिसाब से अगर मुगल बादशाह को 10, 20 या 100 औरतों के साथ इंटरकोर्स करना होता था तो वो इन दवाइयों का ही सहारा लिया करते थे और इनका सेवन वो पसंद भी किया करते थे। इनकी रेसिपी की बात करें तो उछत्ता और मुलेठी का कॉन्कॉक्शन बनाकर पीने से ही घोड़े जैसी ताकत आ जाती थी। इसी तरह से पिसी हुई मुलेठी को घी और शहद के साथ मिक्स करके गाय के दूध के साथ लेने से भी सेम इफेक्ट होता था। बकरे के अंडकोश को दूध में बॉयल करके फिर उनका सेवन करने से भी ये अचीव किया जा सकता था। दोस्तों, अगली और लास्ट मेडिसिनल कैटेगरी जिसको कहते हैं औपरिचितका, इसमें उन अनऑफिशियल तरीकों का जिक्र है जो लेडीज खुद अपनी सेक्सुअल डिजायर्स और अर्जनेस को शांत करने के लिए अपनाती थी। वो भी खासकर उन परिस्थितियों में जब या तो बादशाह काफी बूढ़े हो गए हैं या वो कुछ कर पाने की कंडीशन में नहीं है। कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स के बताए हुए वाक्यों जैसे हरम की लेडीज का सब्जियों जैसे खीरा और ककड़ी का यूज करना एन्नाथ ने सरासर गलत बताया है, बल्कि राइटर के हिसाब से हरम की लेडीज अलग अलग मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन या हाथी दांत की बनाई हुई आर्टिफिशियल मेल लिंक का यूज करती थी। ये मेल लिंक की रेप्लिका नॉर्मली अंदर से खोखली और बाहर से काफी स्मूथ होती थी। इन पे बाहर की तरफ से छोटे छोटे उभार भी बनाए जाते थे जिससे यूज करने वाली लेडी को एक्सट्रीम प्लेजर मिल सके। दोस्तों, इस टाइप की डिवाइसेस या चीजें एंशिएंट हिंदू और मुगल हरम में चोरी छुपे से यूज होती आई है। काफी लेस्बियन लेडीज भी इस टाइप की चीजें यूज किया करती थी। तो दोस्तों, ये था एक और रोचक किस्सा मुगल दौर के उन रोचक किस्सों का जहाँ दवाइयाँ सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक कला भी हुआ करती थी। ऐसे ही और दिलचस्प इतिहास के राज जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के अंदर छिपा है एक नया राज। धन्यवाद।